Yes, Malik. Very welcome to all of you. This is Vijay Sada from V Smart Academy Pune. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्टडी प्लान। वो कहते हैं ना, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। बस उसी तरीके का कुछ कि अगर आपने क्लासेस बहुत अच्छे से करी और एक प्लानिंग के तहत आपने सारे चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया तो आप एक गलती कर देंगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर करते करते बच जाएंगे और शायद रैंक से भी चूक जाएंगे। और फाइनल लेवल पे बॉस, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्लानिंग को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है, आपके सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना होता है, पेनड्राइव्स के लेक्चर्स को कंप्लीट करना होता है, अमेंडमेंट्स को कंप्लीट करना होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं और इस लेवल तक के पहुंच के आप सभी को समझ जाता है दैट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी जो आपको करनी होती है, और उसी में आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ने, सीखने और रिवाइज करने को मिलती है। और इसी के लिए आज मैं आपके साथ में एक स्टडी प्लान लेकर के आया हूं फॉर सीए एंड सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस की कौन से सब्जेक्ट को कितने मार्क्स देना चाहिए, कौन से सिलेबस को किस मार्क्स के हिसाब से एलोकेट करना चाहिए, कब आपने इसे रिवाइज करना चाहिए और किस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। आपने मेरे से पढ़ा है या मेरे से नहीं भी पढ़ा, इन एनी ऑफ द केसेस ये आपके पास अवेलेबल होगा। ये स्टडी प्लान मैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करने वाला हूं, तो आप इसे वहां से भी देख सकते हैं और अपने सारे दोस्तों तक के पहुंचा सकते हैं। स्टडी प्लान में क्या होता है, देखिए एक नशा तो हम लोग सब लोग करते हैं कि अपन प्लानिंग बनाते हैं, सुबह 6 बजे उठेंगे और फिर चाय होगा, फिर नाश्ता होगा, फिर पढ़ेंगे यहां से यहां तक, एक दिन मैक्सिमम फॉलो होता है और आपको भी पता है उसके बाद क्या होता है, राइट। अब हम यहां पे वैसा स्टडी प्लान डिस्कस नहीं करने वाले, हम यहां पे सिलेबस वाइज डिस्कस करने वाले हैं। पोर्शन वाइज खुद वेटेज कंसिडर करेंगे जो ICAI ने दिया है, उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे टॉपिक्स को और कितना टाइम किसको लगना चाहिए उसको देखेंगे। सो DT के लिए ये मैं आपको दे रहा हूं, IDT के लिए विशाल सर आपको ये देंगे ही देंगे। लेट अस गो फोकस ऑन अ स्टडी प्लान। ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सिर्फ आपको आपके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स करना है और चीजों को अंडरस्टैंड करनी है। वी ऑल नो डायरेक्ट टैक्सेस और इंटरनेशनल टैक्सेस को न्यू सिलेबस के अंदर में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ 70 मार्क्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेस ऑफ 30 मार्क्स। यस, इस तरीके से पोर्शन को डिवाइड किया गया है। फर्दर इस 100 मार्क्स के पेपर में कहीं ना कहीं 30% का आपको MCQ कंसिडर किया जाता है, विच इज अ केस बेस्ड MCQ, जो ऑल टुगेदर हमेशा नया होता है, वो रिपीटेड तो हो नहीं सकता, तो वो हमेशा नया रहेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा और आपको हमेशा उसके लिए कंसेप्ट पढ़ना पूरे के पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको इसको पढ़ना सिखाता हूँ और फिर इसको हम फिल करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो CMA फाइनल के लिए, CA एंड CMA फाइनल के लिए हम लोगों ने इसको दिया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स को 70 मार्क्स के पोर्शन पे और 30% के इंटरनेशनल टैक्स के पोर्शन पे डिवाइड किया गया है। एट द सेम टाइम नीचे मैंने इसको यहाँ पे स्टडी प्लान रखा है कि 1 रिवीजन, 2 रिवीजन और 3 रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हैं, और उसके नीचे मैंने आपको ये लिंक्स दिए हैं जहाँ से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड इस तरह से हमने कैटेगरी को डिवाइड किया हुआ है। हर कैटेगरी में कुछ चैप्टर्स रखे गए हैं और उसके हिसाब से ICAI का वेटेज देखा गया है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्लासेस तो लगा लेते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं कि वो वेटेज वाइज इससे मार्क्स नहीं दे पाते, और इससे होता ये है कि वो कई बार अननेसेसरी टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा और नेसेसरी टॉपिक्स के ऊपर कम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए परसेंटेज मैंने कहाँ से निकाला है। ICAI की वेबसाइट के ऊपर आपको परसेंटेज एलोकेशन दिया हुआ है, ये परसेंटेज एलोकेशन मैंने वहीं से उठाया हुआ है, राइट और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से मार्क्स एलोकेट किए हुए हैं टेंटेटिव बेसिस पे, और टेंटेटिव बेसिस पे ही हमने उसके MCQ भी कंसिडर किए हुए हैं। ये आगे पीछे हो सकता है, बट मोटे मोटे तौर पे जो अभी रीसेंट पेपर्स भी आए थे तो हमने उसी के हिसाब से इसको जमाया हुआ है, राइट। अच्छा जी, अगर आप देखेंगे इसके बाद योर प्रायोरिटी, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे कैटेगरी 1 टॉपिक्स के अंदर में 10 टॉपिक है, उसमें से आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहिए सो दैट इजी चीजें हो जाए, आराम से हो जाए। आपका टारगेट इनमें कितने मार्क्स अचीव करने का होना चाहिए और वो कौन कौन से चैप्टर से निकल के बाहर आ सकते हैं, और इन चैप्टर्स को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए और आसानी से कंप्लीट करने के लिए आप क्या रेफरेंस मटेरियल यूज करेंगे जिसमें कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम लोग अचीव कर सके। इस तरीके का कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो चलिए एक बात देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 टॉपिक अगर हम देखें, DT की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी 1 टॉपिक के अंदर में हमने डाला हुआ है किसको, बेसिक्स ऑफ चार्ज, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्पशन, हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ डिडक्शन, रिबेट रिलीफ्स एंड स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपनीज, AOP, BOI, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड। अगर रीसेंट जुलाई एग्जाम भी देखा होगा तो इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर क्वेश्चन था, PGBP के ऊपर क्वेश्चन था, कैपिटल गेन के ऊपर भी क्वेश्चन था, भर भर के चीजें दी हुई थी। यानी ये पोर्शन सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, राइट। करीब 35 to 45% इसके ऊपर आता है। नॉर्मल अगर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन देखोगे तो 25 से 30 मार्क्स का आएगा, और MCQ करीब 7 से 9 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं आने चाहिए। यस, अब इसमें आप प्रायोरिटी किस चीज को रखें,
इसमें आप सबसे पहली प्रायोरिटी अगर किसी चीज को बनाना चाहते हैं तो वो बनाइए पीजीबीपी। सबसे पहली प्रायोरिटी पीजीबीपी। आपने देखा है टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम आते हैं और टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम के अंदर में हमेशा पीजीबीपी प्लस डिडक्शन प्लस एचपी या आईएफओएस का मिक्सचर होता है। ये पहली प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें, आप हमेशा पीजीबीपी पढ़ाएं, पीजीबीपी के बाद आप डिडक्शन पढ़ें, डिडक्शन के बाद तुरंत आप आईएफओएस उठाएं या एचपी उठाएं, क्योंकि जितने मैक्सिमम टोटल इनकम, आपने मेरा क्वेश्चन डिस्कशन देखा होगा, पूरा क्वेश्चन डिस्कशन मैंने यूट्यूब के ऊपर फ्री डाला हुआ है, मोर देन 400 क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसमें मैंने मैक्सिमम टोटल इनकम के करीब 200 से ज्यादा प्रॉब्लम लिए हुए हैं। आप देखो उसमें यही कॉम्बिनेशन सबसे डेडली कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है। तो ये एक टॉपिक आपने कभी भी कनेक्टेड पढ़ना चाहिए। दूसरा अगर आपको पढ़ना है तो कैपिटल गेन प्लस आईएफओएस प्लस टैक्स पेएबल, ये निकलता है। मतलब अगर सेकंड टॉपिक्स में आपको पढ़ने हैं तो इसके बाद आपने कैपिटल गेन उठाना, द फर्स्ट लाइन कंप्लीट होने के बाद आपने कैपिटल गेन उठाना, कैपिटल गेन उठाने के बाद आईएफओएस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा तो वापस से आपको लेने की जरूरत नहीं है, पर टैक्स पेएबिलिटी आपको यहां पे उठा लेनी चाहिए। साथ साथ में कैपिटल गेन जब भी आता है आपको सेट ऑफ जरूर पूछा जाता है। आपने अगर देखा होगा तो कैपिटल गेन के साथ साथ आपको सेट ऑफ पूछा जाता है, तो सेट ऑफ को यहां पे आप कंप्लीट कर लेंगे दूसरे ट्रांच के अंदर में। तीसरी चीज के अंदर में आपको उठाना चाहिए मैट, क्योंकि यहां पे टैक्सेशन ऑफ कंपनीज भी कवर किया जाएगा, तो यहां पे आपको मैट उठा लेना चाहिए। मैट उठाने के बाद आपको एओपी बीओआई उठा लेना चाहिए। ये वो टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। मैट एओपी बीओआई उठा लेना चाहिए। इसके बाद में आपने बिजनेस ट्रस्ट को उठा लेना चाहिए, देन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनको उठाना चाहिए। और उसके बाद आपने उठाना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके बाद आपने उठाना चाहिए बेसिक टैक्स कैलकुलेशन, साथ ही साथ में ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम आपने यहीं पे उठा लेना है। जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम आया 115 बीएसी बीए बीएबी वाले, वो आपको यहां पहली प्रायोरिटी पे उठाने, बराबर है। आउट ऑफ 25 to 31 मार्क्स अगर आप टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम्स पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम्स पे सबसे ज्यादा अगर आप फोकस करते हैं, क्वेश्चनर डिस्कशन करते हैं, इनके अमेंडमेंट्स देख के जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट केस बेस्ड सिनेरियो निकालता है, जो केस स्टडीज निकालता है, जुडिशियल अपडेट्स निकालता है, उनमें आप जाइए। आपका यहां पे टारगेट मोटे मोटे तौर पे होना चाहिए अराउंड 20 से 25 मार्क का। 20 से 25 मार्क का टारगेट लेकर के चलना। इन हेड्स को आप इस तरह से जमाते हो, इस तरीके से सेटअप करते हो, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मैट पीजीबीपी के साथ पढ़ने का फायदा यह है कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स जो है ये कॉमन है, तो आपको यहां पे बेनिफिट मिल जाता है। सेट ऑफ कैपिटल गेन ये हमेशा साथ साथ में चलते हैं। डिडक्शन अगर साथ में होगा तो टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। साथ साथ में मैट एओपी बीओआई, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन, और इसके बाद एंड में आप क्या पढ़ना, एग्जाम्शन पढ़ना। भले यहां पे कैटेगरी एग्जाम्शन की आपको लिख करके दी है, सैलरी, एचपी, ये सब इसके बाद की बात है, ये सब इसके बाद की बात है। वैसे भी फाइनल में सैलरी और एचपी इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, एग्जाम्शन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, पहले इस तरीके की प्रायोरिटी पे इसको लेकर के आना। 20 to 25 मार्क्स आपको यहां से लेकर के ही आने पड़ेंगे। मैक्सिमम कैसे हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है सॉल्व करके, प्लस इसमें केस स्टडी आता है, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके। अब इतने बड़े बड़े टॉपिक है सर, आपने मैक्सिमम तो डीटी यहीं कवर कर लिया, इतने बड़े टॉपिक्स कहां से कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज आप सबसे पहले बूस्टर रिवीजन देख सकते हो, मेरा पूरा बूस्टर रिवीजन यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। बूस्टर रिवीजन से बहुत स्पीड में हो सकता है। कौन सा मटेरियल आप इसके लिए यूज करेंगे, बूस्टर के वीडियो यूज कर लो। कौन सा मटेरियल आप इसके लिए यूज करोगे, आपको जो मैंने रिवीजन बुक दी है, फास्ट ट्रैक की समरी बुक दी है, चाहे आपने रेगुलर लिया हो, फास्ट ट्रैक लिया हो, और अगर आपने मेरा नहीं भी लिया तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ले सकते हो, राइट। वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेजॉन पे अवेलेबल, जिधर चाहिए आपको ले सकते हो। रिवीजन आप कभी भी समरी बुक से करेंगे। समरी बुक में 300 पेजेस के अंदर में सब कुछ कवर है। मान लो 300 पेज का भी टाइम एग्जाम में तो मिलने नहीं वाला, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने जो चार्ट्स निकाला है, चार्ट रिवीजन में सब कुछ कवर होता है। मतलब आपका अगर एक बार क्लास के अंदर में, रेगुलर के अंदर में पढ़ के हो चुका होगा, दूसरे टाइम आप एक बार समरी बुक पढ़ लो अगर समय है तो, और समरी बुक पढ़ने का भी समय आपके पास नहीं है तो सीधा चार्ट्स उठाओ, चार्ट्स के अंदर से पढ़ लो, चार्ट्स के अंदर में से मैक्सिमम प्रोविजन कवर हो जाएगी। कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। टाइम ना कॉन्सेप्ट समझने से ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाना। जब आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रख रहे हो और एग्जामिशन ओरिएंटेड अप्रोच रख रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे।
तो मैक्सिमम फोकस, अच्छा कई बार ऐसा होगा कोई कंसेप्ट अगर आपने छोड़ भी दिया होगा और उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, डोंट वरी, प्रॉब्लम के ऊपर आपने फोकस करना और वहां जाकर के एक बार भले ही वापस प्रोविजन रिकॉल कर लेना तो आसानी से काम हो जाएगा। मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लास के अंदर में जो आपने 300-400 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चनेयर में 300-400 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, सॉल्व करो। रीड करने से कभी डीटी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक बात याद रखना, अगर आप प्रॉब्लम और आंसर अब तक के सिर्फ रीड करते आए और आपने एक्चुअली उसको सॉल्व नहीं किया है तो आपको डीटी के अंदर में मार्क्स नहीं मिल सकते। इट्स टाइम कि आपको मैक्सिमम सॉल्विंग पोर्शन पे फोकस करना पड़ेगा। सो रिवीजन कैसे करो, मेन बुक से आपने एक बार अगर पढ़ लिया तो रिवीजन चार्ट बुक से करो या बूस्टर्स का जो फास्ट ट्रैक रिवीजन बुक है उससे करो और मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चनेयर से करो। तो मैक्सिमम फोकस इन 4 चीजों के ऊपर होना चाहिए जिसके ऊपर आपको सारी चीज मिल सकती है। डन। फिर आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, प्रोविजन रिलेटिंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट। हर बार ये आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट बिल्कुल आएगा ही आएगा। 5 से 10% का इसके ऊपर फोकस होता है, 4 से 7 मार्क। ईमानदारी से अगर तुमने इसके 15 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए तो तुमको पूरा चैरिटेबल आ जाएगा। मेन फोकस किसके ऊपर रखना है, 115 टीडी, वो जो एग्जिट टैक्स है चैरिटेबल से, जब आप बाहर जाते हो या डीम्ड एग्जिट मार देते हो तो उसके ऊपर क्या टैक्स आने वाला है। एनोनिमस डोनेशन वाली चीजों को ध्यान में रखना है, एनोनिमस डोनेशन किस तरीके से किया जाएगा, एनोनिमस डोनेशन का क्या वर्कआउट होता है। तीसरा, आपको इसके न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट। हालांकि जो लोग नवंबर दे रहे हैं उनको तो नहीं, पर जो मई 22 नवंबर 22 दे रहे हैं इनको नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया है 12AB वाला, तो नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर फोकस करना क्योंकि वो लाइमलाइट के अंदर में होगा, राइट। इसके अलावा अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट को देखोगे तो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में रिसेंटली जो डोनेशन वाले पार्ट है कि मैंने इसको डोनेशन दिया, एप्लीकेशन किस चीज को मानेंगे तो वो चीजों के ऊपर फोकस करना, इज इट एन एप्लीकेशन और नॉट एन एप्लीकेशन। और प्रॉब्लम के अंदर में देखना कि लास्ट में जो अमाउंट टैक्सेबल आ रही है, क्या हम एओ को क्या दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं क्या, दैट वी विल यूज इट फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस और वी विल यूज इट इन द अपकमिंग ईयर। तो वो वाले एप्लीकेशन वाली चीज एक बार आप लोग यहां पे देख लेना। कितने मार्क्स लिए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से यहां पे आप पूरे 5 से 7 मार्क को कैप्चर कर सकते हो, इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ एमसीक्यू, आप इसको कवर कर सकते हो। फोकस इन चीजों के ऊपर पहले रखना। तो जब आप चैरिटेबल पढ़ना चालू करो, मेरे हिसाब से आप सबसे पहले रिवीजन करते वक्त सीधा आप कहां जाओ, एंड पे जाओ, एग्जिट टैक्स वाला पार्ट पहले पढ़ लो, फिर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट पढ़ो और फिर आप किसके ऊपर आओ, एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पशन के ऊपर आओ। इस तरीके से पढ़ोगे तो मैक्सिमम उन चीजों के ऊपर फोकस जाएगा जहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए, राइट। काय के ऊपर फोकस करोगे, मैक्स सॉल्विंग के ऊपर फोकस करो। चैरिटेबल के ऊपर थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, और रजिस्ट्रेशन वाले की थ्योरी कंसिडर करना। थ्योरी कौन से वाले की, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसकी करना। रिवीजन कैसे कर सकते हो, पहला मैं आपसे कहूंगा चार्ट से रिवीजन करना, या जो मेरी फास्ट ट्रैक बुक है, फास्ट ट्रैक बुक से आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और क्वेश्चनेयर से इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितने सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा सॉल्व करना। वैसे भी आप 10 से 12 क्वेश्चन अगर चैरिटेबल के सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर में सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। रीसेंट जुलाई 21 के अंदर में भी जो आया था वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी कर रखा है, तो आपको और फर्दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा आता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। वैसे देखा जाए तो ये आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देते हैं जिसमें आपका ओपिनियन पूछते हैं कि क्या करना चाहिए एसएससी के बिहाफ पे। हालांकि अगर आप स्पेसिफिक ये क्वेश्चन देखोगे ना, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा जितना चैप्टर मॉड्यूल के अंदर में कवर है। हालांकि ये क्वेश्चन को वो एक घुमा फिरा के पूछते हैं कि बताइए क्या बेहतर होगा, एसएससी को क्या चूज करना चाहिए और क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 5-10% वाला है, इसको अभी ना लेकर के बाद में आप लोगे तो भी चलेगा, एंड में आप लोगे तो भी चलेगा। कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, भाई साहब टीडीएस जैसे चैप्टर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, स्पेशली जहां 2020 और 2021 में इतने बड़े अमेंडमेंट हो रहे हैं, राइट। टीडीएस और टीसीएस 10 से 15 मार्क, और मेरे को लगता है कि टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन इसके साथ मिला करके पूछेगा। 10 से 15 मार्क को आएगा ही आएगा, और 3 से 5 मार्क को इसका एमसीक्यू आता ही आता है। किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, 206 AA के ऊपर आप फोकस कीजिए। नया जो प्रोविजन आया है टीसीएस से रिलेटेड आया है, नए टीसीएस से रिलेटेड प्रोविजन बेहतरीन तरीके से करके जाइए, क्योंकि उसके अंदर में अमेंडमेंट्स है, तो बेहतरीन तरीके से आप इसके प्रोविजंस को पढ़ के जाइए। कुछ नॉर्मल सेक्शंस जो हमेशा आपको आते हैं उसको ऑफबीट करके 194N, 194M, 194O ऐसे सेक्शंस पे फोकस कीजिए जो नए हैं। इंस्टीट्यूट वो CHIJ ये तुमने ऑफिसेज में भी बहुत किए होंगे, इनकी एक बार बस लिमिट याद रख लेना काफी है।
बट ये जो नए सेक्शन है एन, एम, ओ, या आप मे 22 दे रहे होंगे तो 194 क्यू, 206 ए बी, 206 सी सी, ऐसे वाले सेक्शंस को आप पढ़ के जाना अगर आप मे 22 वाले या नवंबर 22 वाले स्टूडेंट है तो। अदरवाइज इन चीज़ों को आप पढ़ के जाना, आपका मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे लगने वाला है। टीडीएस के अंदर में जनरली क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं करते क्वेश्चन को, बहुत सिंपल होते हैं। अगर आप ध्यान से दोगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो 5 से 10 मार्क, गलती एंड अदर चीज़ों को कंसिडर करते हुए 5 से 10 मार्क आप कभी भी यहाँ पे अचीव कर लोगे। और अगर क्वेश्चन फ्लूक आ गया, ईजी आ गया, तो और भी ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। एक गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, एनआर टैक्सेशन के सेक्शंस पे फोकस नहीं करते। मैं वो एनआर में कवर करवाऊंगा कि टीडीएस के कौन कौन से सेक्शन को आप बहुत अच्छे से फोकस करके जा सकते हो। टीडीएस काय से रिवाइज कर सकते हो, ऑलमोस्ट टीडीएस के हर टीचर चार्ट्स देते हैं, ये चार्ट्स याद कर लेना एंड टाइम के ऊपर। फोकस प्रोसीजरल पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना कि किस तरीके से आप प्रोसीजरल पार्ट को ले सकते हो। अगर कोई केस स्टडी आई हुई है, कोई केस लॉ है इसके ऊपर, तो केस लॉ टीडीएस के केस में पढ़ के जाना, क्योंकि मैक्सिमम केस में केस लॉ को ही क्वेश्चन बना करके क्या किया जाता है, पूछा जाता है, तो इसको रखना। राइट, चार्ट से एक बार आप फटाफट रिवाइज करो और इसके क्वेश्चनेयर देख करके जाना कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और फोकस करना, डिफॉल्ट 201 वाला सेक्शन, सेक्शन 201। सेक्शन 201 में इंटरेस्ट आता है कि अगर आपने टीडीएस का कंप्लायंस सही टाइम पे नहीं किया तो वो 1%, 1.5% वाला, वो बिल्कुल पढ़ के जाना, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशंस के अंदर में 3 बार इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चनेयर में देखोगे तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो तीनों क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी से करके चल जाना, काम खत्म हो जाएगा टीडीएस का। देन आता है मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, असेसमेंट वाला पार्ट। असेसमेंट पूरा का पूरा करीब 10 से 15 मार्क और यही 3 से 7 मार्क एमसीक्यू के ऊपर भी आते हैं। किन बेसिस पे इसको पढ़ना चाहिए? सबसे पहले पढ़िएगा असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा अपील। अपील पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा रिवीजन, और रिवीजन पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा सर्च एंड सीजर। ये 4 टॉपिक बिल्कुल लाइन से पढ़ लो, मैक्सिमम असेसमेंट प्रोसीजर इसमें ही खत्म हो जाता है। सेटलमेंट कमीशन और एडवांस रूलिंग इस साल जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है नवंबर दिसंबर 21 के अंदर में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये दोनों कट हो रहे हैं। और इंस्टीट्यूट का हमेशा से ऐसा फंडा रहा है कि जब जो चैप्टर जाने वाला होता है उसे कंफर्म एग्जाम में पूछ लेते। बच्चा सोचता है जो जाने वाला है इंस्टीट्यूट कब पूछेगा, और इंस्टीट्यूट उल्टा खेलता है कि अगली बार मेरे को पूछने का मौका नहीं मिलेगा, तो आज ही पूछ करके मैं खत्म कर देता हूं जीवन में कुछ चीजें। ये तो आपको कंफर्म पढ़ के जाना है, अपील, असेसमेंट, रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन। इसमें जो नई प्रोसेस आई है, ई असेसमेंट की, मुझे लगता है इस बार उसको पूछा जा सकता है। इस बार हमें पूछ जाना चाहिए था जुलाई के अंदर में, उन्होंने नहीं पूछा, बट मुझे लगता है अब पूछा जा सकता है, क्योंकि ई असेसमेंट्स मैंडेटरी आ चुके हैं। तो ई असेसमेंट का प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है, उसके रेक्टिफिकेशन या पेनल्टी का प्रोसीजर आपसे पूछा जाता है कि ई असेसमेंट में पेनल्टी प्रोसीडिंग किस तरीके से होगी। इन सारी चीजों को मैंने मात्र 8 पेज के अंदर में चार्ट्स में डाल दिया है, तो चार्ट से पढ़ो, बहुत आसानी से आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप फास्ट ट्रैक बुक से भी करो, फास्ट ट्रैक बुक से भी करो। और मेरे हिसाब से क्वेश्चनेयर में इसके मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, तो थ्योरी क्वेश्चन करके चले जाना। राइट, कौन कौन से सेक्शन है जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए? 143(3), 144, 147, 153A, 246A, इसके बाद में 133A, 132, 132B। ये वो सेक्शन है जो मैक्सिमम केस में आपसे पूछे जाते हैं, ये पढ़ के चल जाओगे तो काम हो जाएगा। मैक्सिमम केस में ये पूछे जाते हैं, तो इतना भी कर लो तो बहुत है। यस, चलो ये पढ़ के जाना। अच्छा, जब भी ये पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ पेनल्टी पूछा जाता है, आपको, सो यहां पे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन से रिलेटेड यहां पे पेनल्टी पूछेगा। 270A कौन भूल सकता है, इसके ऊपर तो हर बार एक क्वेश्चन उठा करके दे देते हैं। तो जब भी ये पढ़ो, इसके बाद आकर के आप ये टैक्स प्लानिंग वाला एंगल पढ़ो। टैक्स प्लानिंग वाले एंगल में आपको इंटरेस्ट वाला पार्ट आएगा, पेनल्टी वाला पार्ट आएगा, एडवांस टैक्स वाला पार्ट आएगा। तो यहां पे पेनल्टी पढ़ के जाना। पेनल्टी कुछ चीजें आपको बहुत सिंपल से पूछेगा, 270A, 272,
एओ के ऑर्डर न मानने की पेनल्टी कितनी है। इसके बाद आपको इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड पेनल्टी याद रखना है। सबसे बड़ा टास्क पेनल्टी में 270A हो गया, 272 वाली सीरीज हो गया, और इंटरनेशनल टैक्स की पेनल्टी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर आपने पिछले 4-5 एग्जाम और अटेम्प्ट्स को देखा होगा तो इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड पेनल्टी सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। तो बिल्कुल इंटरनेशनल टैक्स की पेनल्टी याद रखना, स्पेसिफिकली ट्रांसफर प्राइसिंग की, स्पेसिफिकली ट्रांसफर प्राइसिंग की। यस, देन देयर कम्स लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, मिसलेनियस प्रोविजन। बहुत कम पूछा जाता है वैसे ये पार्ट, अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, पूछ लिया तो पूछ लिया। तो इस केस में आप लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस के अंदर में वो पार्टीशन ऑफ एचयूएफ वाले प्रोविजंस पढ़ सकते हो, पार्टीशंस ऑफ एचयूएफ वाले पोएम पढ़ सकते हो। रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड पोएम की गाइडलाइंस पढ़ के जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ से रिलेटेड आप एक बार प्रोविजन पढ़ के जाओगे, काफ़ी हो जाएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा फर्म का कंसेप्ट पढ़ के जाना, दैट इज टैक्सेशन ऑफ फर्म वाला जो क्राइटेरिया है वो पढ़ के जाना। पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये सब एंड में रखने वाले टॉपिक है, बहुत छोटे हैं, बहुत ईजी हैं। एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट हो गया, एंड में रखो। सैलरी एचपी वाला पार्ट हो गया, एंड में रखो। मतलब ये वो टॉपिक है जो नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, इसको सब यहां ढकेलो, इसको सब यहां ढकेल दो। समझ में आ रही है बात? ये सब बाजू करो, नो इफ नो बट, ओनली कट टू कट। जितना एग्जाम में आता है इतना पार्ट एग्जाम के अंदर में मैक्सिमम केस में पूछा जाता है, इतना आपने बिल्कुल आराम से पढ़ के चल के जाने का। यस, बाकी ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, टैक्सेशन ऑफ दिस ट्रस्ट, टैक्सेशन ऑफ दिस, टैक्सेशन ऑफ दैट, आपका हो गया टनेज टैक्सेशन वाला पार्ट हो गया, टनेज टैक्सेशन यहीं पे रख के जाना। एडवांस रूलिंग आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डाल सकते हो, ये इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट है, इंटरनेशनल टैक्स में बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए पूछा जाता है। सेटलमेंट कमीशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें जो है। फिर रिटर्न ऑफ इनकम वाला पार्ट हो गया, इसको आप इस एग्जाम के लिए सबसे एंड में लेकर के जा सकते हो, जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो मैक्सिमम टाइम आपका डीटी में यहाँ एलोकेट कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये जितने भी टॉपिक है, इनके ऊपर आप चार्ट्स देख लो या फिर क्वेश्चनर डिस्कशन देख लो, काफ़ी हो जाएगा। आपको दोबारा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 70 मार्क के अलावा, अच्छा, इनमें से आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हो? मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो करीब 10 से 12 मार्क्स आप यहां अचीव कर सकते हो, असेसमेंट प्रोसीजर, पेनल्टीज एंड ऑल में। ये हमेशा इसी के साथ पूछा जाता है, असेसमेंट के साथ ही मैक्सिमम केस में पेनल्टी पूछा जाता है। तो असेसमेंट के बाद पेनल्टी पढ़ोगे तो कभी भी ज़्यादा समझ में आएगा। 10 से 12 मार्क इधर ला सकते हो, करीब 5 से 6 मार्क इधर आ सकते हैं इन टोटल में, अगर देखा जाए तो। सो अगर आप देखो इस तरीके से मार्क्स डिवीजन हो सकता है, ज़्यादा अच्छी से चीज़ें आ सकती है। फिर आता है इंटरनेशनल टैक्स, 30 मार्क्स। पहले 3 चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीटीडब्ल्यूए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें भी कप मेथड, आरएसपी मेथड या कॉस्ट प्लस मेथड फिक्स है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट उनका पूछना धर्म है, वो पूछेंगे ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला पार्ट। सो पहला डीटीडब्ल्यूए, ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग, इक्वलाइजेशन लेवी। मैं अगर इसे प्रायोरिटाइज करूं, सबसे पहले जाकर के तुमने टीपी पढ़ना चाहिए। टीपी के अंदर में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आप पढ़ो सेकेंडरी एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग। रीसेंट टाइम्स में एपीए बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो एपीए रखना, टीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप भूल जाते हो, पेनल्टीज बिल्कुल याद करके चल जाना। यस, सेफ हार्बर रूल की एप्लीकेबिलिटी है नहीं, तो रिसेंटली आप उतना तो भी रिलैक्स हो। सो रोल बैक प्रोविजन, एपीए वाला पॉइंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स, ये मैक्सिमम पढ़ के जाना, ये आएगा ही आएगा। इसके अलावा 94B का मैक्सिमम इंटरेस्ट और नॉन जुरिडिकल एरिया, ये टीपी के अंदर में मैक्सिमम पार्ट है, इसको पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। पेपर 6C में भी ये रेलेवेंट बनेगा। फिर डीटीडब्ल्यूए के अंदर में सिर्फ और सिर्फ उठाना, प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, और 90A में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, बस ये 2 चीजें पढ़ के जाना कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब भी डीटीडब्ल्यूए के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस ही बात है तुमको डिडक्शन याद होने चाहिए। तो ऊपर तुम वैसे ही डिडक्शन पढ़ चुके होंगे, डीटीडब्ल्यूए के साथ डिडक्शन मैक्सिमम केस में पूछा जाता है, तो डीटीडब्ल्यूए प्लस डिडक्शन का कॉम्बो बना करके आप लोग क्या करना है, पढ़ना है, याद रखना। इक्वलाइजेशन लेवी, ये हमेशा आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछेगा, प्लस इसके साथ साथ पेनल्टी वाला क्लॉज पूछेगा। इक्वलाइजेशन लेवी कब आया है? रीसेंट टाइम्स में 194O आपको इसी के साथ पूछा जा रहा है, तो इक्वलाइजेशन लेवी प्लस टीडीएस का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, ये पढ़ के जाना 3rd प्रायोरिटी पे, राइट। 4th प्रायोरिटी पे
एनआर टैक्सेशन लेकर के आना। एनआर टैक्सेशन के अंदर में 115 ए पूछा जाएगा, 115 बीबी पूछा जाएगा, 115 ए सी पूछा जाएगा। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा चलती है, प्लस इसके साथ साथ 194 की सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी टीडीएस की। इतना पढ़ लेना, आपका मैक्सिमम आपके 15 से 20 मार्क्स यहां अचीव हो सकते हैं। क्या रेफरेंस मटेरियल, मैंने जो अभी चार्ट्स इशू किए हुए हैं या फिर जो आपका फास्ट ट्रैक बुक है ये पढ़ लो, इससे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, चुपचाप क्वेश्चनेयर में जाओ, क्वेश्चनेयर में इसके क्वेश्चन मिले हुए हैं वो सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन हमेशा ये बाकी के चैप्टर से आएगा, ओईसीडी, बेब्स गाइडलाइन, वो वाले पार्ट पूरे के पूरे आएंगे। क्या कर सकते हो, सबसे पहले प्रायोरिटी पे बेब्स पढ़ लेना। बहुत छोटे हैं, 14 चीजें पढ़नी है, बहुत छोटी चीजें, बेब्स पढ़ लेना। इंडियन काउंटर पार्ट क्या है ये पढ़ लेना। इसके बाद में मॉडल टैक्स कन्वेंशन में वियना कन्वेंशन एंड गोल्डन रूल, वियना कन्वेंशन, गोल्डन रूल, ट्रीटी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वाले पार्ट इसके अंदर में पूछे जाते हैं। अभी जुलाई 21 के अंदर में भी वही पूछा है, यही चीज पूछेगा। पहले बेब्स पढ़ना, दूसरा मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ना, तीसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी, जिसके अंदर में आपको वियना कन्वेंशन, अदर चीजें एक साथ आ जाएगी। मॉडल टैक्स कन्वेंशन में आपको ये बता दिया जाएगा भैया कौन से क्लॉज के अंदर में कौन सी चीजें रखनी है, कौन से क्लॉज में क्या कवर होता है। उसमें भी अगर तुम देखोगे मॉडल टैक्स कन्वेंशन में अगर तुम देखोगे तो एक प्रोफेशनल वाली चीज आपको पहले पढ़नी है, इंटरेस्ट वाला पढ़ना है, रॉयल्टी वाला पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको थ्योरी में पढ़ के जानी है। इनके ऊपर प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, यहां से तुम 5 से 7 मार्क निकाल लो, बहुत हो जाएगा। 5 से 7 मार्क निकाल लो, बहुत हो जाएगा, और बहुत स्पेसिफिक चीजें पढ़ के जानी है, राइट। काय से पढ़ोगे, मेरे हिसाब से इसको फास्ट ट्रैक बुक से पढ़ लेना, और क्वेश्चंस जो होंगे ये मॉड्यूल से सॉल्व कर लेना, क्योंकि उतने ही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन आपको मिलने नहीं वाला। तो ऑलमोस्ट सभी की बुक में उतने ही क्वेश्चन है, क्वेश्चनएयर से सॉल्व कर सकते हो या तो मॉड्यूल से सॉल्व कर लेना, काम खत्म। यस, इतना भी अगर आपने कर लिया तो आप आराम से डीटी में एग्जाम्शन पा सकते हो। बस आपको प्रायोरिटी ये लगानी होगी, जो मैंने आपको बोली प्रायोरिटी ये लगानी होगी, और इन पार्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना होगा। मैक्सिमम पार्ट सॉल्विंग के ऊपर डालो। जब आप क्वेश्चनएयर सॉल्व करते रहोगे तो बाजू में पॉइंटर्स लिख दो कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर में आते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है वो वाला पार्ट लिखना पड़ता है, फिर कौन सी मेथड अपना रहे हो ये वाला पार्ट लिखना पड़ता है, और तीसरे में आपको कैलकुलेशन देना पड़ता है। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो टीपी में 100% मार्क्स मिलेंगे, टीपी में फिर 100% मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। दूसरा आप अगर चैरिटेबल में जाओगे तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए वहां पे इज इट अ चैरिटेबल पर्पस, हाउ इट इज अ चैरिटेबल पर्पस, और फिर उसका कंप्यूटेशन करोगे तो ज्यादा इजी है। पीजीपीपी में आप सबसे पहले अलग चीजों की वर्किंग नोट बना दो, जैसे पीजीपीपी की वर्किंग नोट, अदर सोर्सेज की वर्किंग नोट, डिडक्शन की वर्किंग नोट, और फिर टोटल इनकम निकालोगे तो ज्यादा बेटर है। यही कैपिटल गेन के अंदर में इंडेक्सेशन को फॉर्मूला लेकर के करोगे और नोट्स लिखोगे एग्जामिनेशन देते वक्त तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यस, यहां पे आपको मार्क्स आते हैं। मैट के केस में जो भी एडजस्टमेंट आपने किया है उसके नीचे उसका रीजन लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आईएफओएस के अंदर में आपको वर्किंग नोट बनानी होगी कि कोई भी चीज क्यों कंसिडर की है और क्यों नहीं। सेट ऑफ के केस में अगर वर्किंग नोट लिखोगे कि ये चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है और इतने साल तक के और कैरी फॉरवर्ड हो सकती है तो इसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। गेटिंग इट और नॉट। इंटरनेशनल टैक्स में एनआर टैक्सेशन के अंदर में आप अगर स्पेसिफिक प्रोविजन प्लस उसी के नीचे उसका टीडीएस एंगल लिख दोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। डीटीडब्ल्यूए के अंदर में नोट्स के साथ साथ डिडक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, और डिडक्शन क्यों दिया गया और क्यों नहीं दिया गया इसका रीजन लिखना पड़ेगा। साथ साथ में एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी कि भैया इंडियन रेट और फॉरेन रेट में से विच एवर इज लोअर, तो वो दोनों के रेट का कंप्यूटेशन आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे वाले। क्लियर है। तो ये चीजें है। सर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बचते हैं और मुझे कितने आवर्स इसको एलोकेट करने होंगे। मैं सिर्फ यहां पर डीटी प्लस ऑप्शनल और डीटी का ही कंसिडर कर रहा हूं, बाकी टॉपिक का आपको कंसिडर करना पड़ेगा। पर अगर मैं पहले रिवीजन की बात करूं, आपने किसी से भी क्लास लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला रिवीजन जो आपका डीटी का होना चाहिए, पहला रिवीजन जो आपका डीटी का होना चाहिए, सब्सटैंशियली इट शुड टेक 30 डेज। इट शुड टेक 30 डेज। एवरी डे 3 to 4 आवर्स ईच आप इसको अलोकेट कर सकते हो, एवरी डे। और फर्स्ट रिवीजन जब भी आप करोगे, तो इसके अंदर में आपको सारे ऑल कैटेगरी वाले टॉपिक कवर करने पड़ेंगे,
30 दिन 30 से 4 घंटा अगर आपने पढ़ लिया तो डीटी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फोकस वापस से प्रोविजन रीड करने पे नहीं, एक बार आपने प्रोविजन पढ़ लिया, क्लास के साथ साथ पढ़ लिया, तो अब फोकस इसी चीज को शॉर्ट में पढ़ने का और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगाना है। अगर समय मिलता है, टाइम है, मेरे हिसाब से अगर आप नवंबर अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, आज से भी आपने चालू किया तो मेरे हिसाब से अगस्त एंड तक के आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अगस्त एंड तक के आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है 30 दिन में भी अगर लगाए तो। दूसरा रिवीजन यही आपका 18 डेज पे श्रिंक हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन 18 डेज पे श्रिंक हो जाना चाहिए। 2 to 3 आवर्स आप इससे ज़्यादा एलोकेट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप इंटरनेशनल टैक्स प्लस कैटेगरी 1 and 2 वाले चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सितंबर मिड या एंड के अंदर में आ जाएंगे, सितंबर मिड या एंड के अंदर में आ जाओगे आप यहाँ पे। तीसरा रिवीजन या रिवीजन नंबर 2 को ही मैं एडिशनल रिवीजन 2 नाम देता हूँ यहीं पे ही, वापस से इसी को ही करना जो एग्जाम से पहले हो सकता है। इसके अंदर में आप 5 दिन के अंदर में अपनी स्टडीज को श्रिंक करेंगे, पूरा स्टडी को चार्ट पे लेकर के आ जाएंगे और सिर्फ क्वेश्चनर, चार्ट्स, या फास्ट ट्रैक बुक क्वेश्चनर, इसी के ऊपर आप शिफ्ट कर देंगे। यहां पे आप अपने स्टडीज को अगेन 2 से 3 आवर्स पे ही श्रिंक रखेंगे और कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 वाले चैप्टर्स को निपटाएंगे। इस तरह से आप देखोगे तो एग्जाम से एक दिन पहले आपका डीटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर एग्जाम से एक दिन पहले डीटी को कैसे करें? जैसे ही आप अपना ऑप्शनल पेपर देके आते हैं, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेशनल टैक्स पूरा खत्म कर दें, क्योंकि जैसे ही आप एएमए का पेपर देकर के आए, ऑप्शनल पेपर देकर के आए, आपने अगर इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लिया तो इंटरनेशनल टैक्स उसी टाइम पर रिफ्रेश भी रहेगा। अगर आपने ऑप्शनल लिया होगा तो वहीं के वहीं आप इजीली इंटरनेशनल टैक्स को खत्म कर दीजिए। रात 12 बजे तक का टारगेट रखिए कि आपको इंटरनेशनल टैक्स को खत्म कर देना है। और सिंस आपके अगर 2 क्यूमुलेटिव रिवीजन हो चुके होंगे तो आप आराम से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। लास्ट डे पे सिर्फ ये जो ये कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है, इस चीज के ऊपर फोकस रखना। लास्ट डे पे यहां के बेप्स, एमटीसी और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है इंटरनेशनल टैक्स के, इसको कंप्लीट करना। मेजर फोकस यही होना चाहिए। क्लियर है? अगले दिन जब आप सुबेरे उठेंगे तो सबसे पहले पेनल्टी, डिडक्शन, टीडीएस, इंटरेस्ट, ये वाले टॉपिक करें, क्योंकि जब तक कि आप अपने हेड्स का प्रेशर आपको रहेगा ही, जितने जल्दी ये कंप्लीट करोगे उतना आसानी से यहां पे शिफ्ट हो जाओगे। मेरे हिसाब से इस चीज को टाइम लगना चाहिए आपको सुबह 10 बजे तक का। नाश्ता वगैरह कर लीजिए, 11 बजे आप फिर से बैठिए। 11 से लेकर के 2 बजे तक का टाइम मेरे हिसाब से आपने अब अलोकेट करना चाहिए पीजीबीपी, डिडक्शन, सेट ऑफ एंड रीसेंट जितनी भी चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे मैट, इसके बाद में आपका चैरिटेबल ट्रस्ट। 2 बजे तक के आराम से हो सकता है, क्योंकि हम चार्ट से रिवाइज कर रहे हैं, हम पूरा रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम चार्ट से फटाफट रिवाइज करते रहेंगे तो ये आराम से आप कंप्लीट कर देंगे। 2 से 3 का आप मेरे हिसाब से ब्रेक लीजिए। 3 बजे से लेकर के आपको 5 बजे तक के वापस से कैपिटल गेन के ऊपर बैठना है। साथ में कैपिटल गेन, कुछ पोर्शन ऊपर का चैरिटेबल का इफ एनी बच गया होगा तो वो कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने फोकस करना है कौन से टॉपिक्स के ऊपर? इसके बाद आपने फोकस करना है ऑफ बीट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, फर्म, इनके क्राइटेरियाज के ऊपर आपको फोकस करना है। राइट? अगर आप देखोगे यहां तक कि आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। 4 बजे उठिए, चाय पीजिए। 5 से 7 बजे तक, 5 से 6 या 7 बजे तक के आप एक काम कर सकते हैं, जो कुछ अगर बाकी होगा इसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल आपका खत्म हो चुका होगा, डीटी खत्म हो जाएगा तो 7 बजे तक। 7 से 8 का एक ब्रेक लीजिए, खाना खा लीजिए। 8 साढ़े 8 बजे फिर से बैठिए और आप यहां पे अब पढ़ना चालू कीजिए आरटीपी। आप इसके पहले भी वीडियो देखोगे, मैंने करंटली वीडियो भी डाला हुआ है, जो आपका अटेम्प्ट का रहेगा वो भी मैं डालूंगा ही यूट्यूब पे, तो आरटीपी का वीडियो देख लीजिए। आरटीपी फटाफट, और आरटीपी लास्ट डे के ऊपर ना खुद से पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो फटाफट किसी जो भी आरटीपी डिस्कशन अपन यूट्यूब पर डालेंगे, यूट्यूब पे चालू करना, फटाफट आरटीपी डिस्कशन खत्म करना। 9 बजे से लेकर के 9 बजे या 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक के आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसी चीज है जो प्रोविजंस में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो 9 से 12 रात के सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर फोकस करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ एमसीक्यू। और जितना होते जाए उतना करते जाना। तुम कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे जो इतना दिमाग लगेगा,
जितना होते जाए उतना करते जाना, ट्राई करते जाना, हर तरीके के एमसीक्यू कैटेगरी को कंप्लीट कर सको। क्लियर है? और स्पेशली 2 अगर डीटी लोगे तो 1 इंटरनेशनल टैक्स, 2 डीटी लोगे तो 1 इंटरनेशनल टैक्स, ऐसे एमसीक्यू आपको कंप्लीट करने हैं। एमसीक्यू टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल होते हैं, मेरे भी अवेलेबल है, जा करके देख लेना। इसके बाद अगले दिन जब मॉर्निंग में उठो, आराम से नींद लो, मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहली चीज जो आपको केस लॉज पूछे गए हैं, जो रीसेंट जजमेंट्स है, जुडिशियल अपडेट्स है, वो देख लो और अमेंडमेंट एक बार फिर से देख लो। बस काम खत्म। जिस दिन आपका पेपर है उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट देखना है और जुडिशियल अपडेट्स देखना है। दैट्स इट, आपका पूरा डीटी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा डीटी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने करीब 14 लेक्चर के अंदर में डीटी प्लस इंटरनेशनल टैक्स का बूस्टर रिवीजन कर रखा है, पूरा का पूरा रिवीजन फ्री है, वहां से देख लेना। क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनेयर डिस्कशन, करीब मोर देन 400-500 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चनेयर करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो प्लीज वो देख लेना। इसके अलावा जो आपका अमेंडमेंट लेक्चर रहेगा वो वैसे भी अपडेट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप पूरा डीटी को स्टडी को प्लान कीजिए आराम से। चार्ट्स अगर आपके पास नहीं है, आपने किसी और फैकल्टी से पढ़ा है, तो डीटी के चार्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हो वी स्मार्ट के वेबसाइट से या अमेजॉन से, जहां से भी आपको बाय करना है वो आप बाय कर सकते हो। तो आपको आराम से पूरा ग्लिम्स मिल जाएगा। भले ही आप बुक किसी की भी यूज कर रहे हैं, आप सीक्वेंस ये यूज कर लीजिए। मैं आपको कहता हूं कि आप आराम से 60+ अचीव कर पाएंगे। बस स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए आपकी। और हाँ, याद रखना, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। भाई साहब, मैं यहां पे अपने पूरे डिटेल्स दे रहा हूं, आप कहीं से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस अदर थिंग एज वेल। यस सर, दैट्स इट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और बिल्कुल तोड़ के आओ एग्जामिनेशन को। इसके पहले अगर कभी अटेम्प्ट लग गया होगा तो इस बार बिल्कुल सोच ही लेना दिमाग से कि इस बार तो मेरे को बदला ही निकालना है मेरे अटेम्प्ट का, राइट। सो अगर ये आपको हेल्प देता है या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी मजा आ जाए। थैंक यू सो मच, यू स्टे कनेक्टेड विद अस।